नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के सभी छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा वाले सब्जेक्ट में फाउंडेशन कोर्स का जो कि एक सब्जेक्ट है आपका डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, इसको आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको स्टार्ट करूं उससे पहले ही बता दूं, ये कंप्लीट जो सीरीज होने वाली है 8 से 10 लेक्चरों की, इस पूरी सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर ही चर्चा करेंगे। अर्थात कि डिटेल क्लासेस ये वाली सीरीज नहीं है, बल्कि इस सीरीज में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। और इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इसकी डिटेल क्लासेस भी लेकर के आएंगे, ताकि जो भी बच्चा इसको पूरे विस्तार से और डिटेल में पढ़ना चाहे उसका जो है सब्जेक्ट यहीं से कंप्लीट हो जाए। और एक बात मैं आज चूंकि स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपसे लगभग 1 या 2 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लूंगा आज के सेशन में स्टार्टिंग करने से पहले ही। दोस्तों, ये इस सीरीज का पहला लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सीरीज आज से ही स्टार्ट होने जा रही है और इस सीरीज में जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, ये टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और वेब प्रौद्योगिकी का अवलोकन, जो कि आपका पहला टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। अच्छा, दूसरी बात, इसको डिटेल में भी लेंगे इस कवर होने के बाद में, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम अभी इसी मंथ में है तो उनका यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनका एग्जाम अभी लेट है, अगले महीने है या समय है, तो उनके लिए हम डिटेल क्लासेस भी लेकर के आएंगे। इसके अलावा डिटेल क्लासेस मैंने आपको और सब्जेक्टों की भी प्रदान की है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आप पढ़ना चाहे, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर आपको पर नाम के अकॉर्डिंग जो है आपको सब्जेक्ट वहां पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसे आप आसानी से देख करके सर्च कर पाएंगे और उसकी नोट्स भी डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। लेक्चर और नोट्स का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही देख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस। तो कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस होती है, अर्थात कि किस प्रकार की इकाई होती है। बहुत अच्छी बात यह है इस सीरीज की कि मैंने इस सीरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने रखा, ताकि जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है उनका भी यहां से कवर होगा और जिनका हिंदी मीडियम है एग्जैक्टली उनका भी कवर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर किस प्रकार की इकाई होती है या किस प्रकार की डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक होती है या इलेक्ट्रिक होती है, या बोथ ए एंड बी, या फिर डी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में भी दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको यहां भी दिए गए हैं। डायरेक्टली पूछा गया कंप्यूटर किस प्रकार की इकाई होती है, तो आप सब लोग लगभग क्योंकि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, तो आप भली बातें अच्छे से समझते हैं कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ऑप्शन आपका इस आंसर का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या वर्क करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है या कौन कौन से कार्य करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या ऑल, ठीक है ना। अब इनको अगर ढंग से अच्छे समझना है तो ऑप्शन ए कहता है कि क्या कंप्यूटर अपने ऑपरेशन के तहत इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है, क्या उस लिए गए इनपुट की प्रोसेस करता है। उसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, आउटपुट, तो क्या लिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। क्या सही है यह प्रक्रिया? एग्जैक्टली सही है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर डेटा के रूप में इनपुट लेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट प्रदान करता है। क्लियर है? इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक्सेप्ट्स। कंप्यूटर क्या स्वीकार करता है, क्या ग्रहण करता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, आउटपुट या फिर कुछ नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेटा के रूप में इनपुट लेता है, ठीक है ना। किसके रूप में? डेटा के रूप में इनपुट लेता है और इनपुट लेकर के वो प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़े उससे पहले एक बार क्लास को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चल रही है क्लासेस प्रॉपर, साउंड वगैरह ओके। यार वो चेक करना बहुत जरूरी है, कभी कभी बीच में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है कि आधा घंटा पढ़ाने के बाद पता चलता है कि क्लास बीच में हैंग हो चुकी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड्स। कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है अर्थात कि क्या प्रदान करता है। तो अभी तक की प्रोसेस आप समझ चुके हैं। डेटा तो वो प्रदान करता है या स्वीकार करता है, लेता है। तो इनपुट के रूप में डेटा तो वो एक्सेप्ट करता है, लेता है। इंफॉर्मेशन भी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन भी वो देता तो है,
लेकिन इंफॉर्मेशन वो जो देता है वो आउटपुट के रूप में देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आउटपुट। कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट। लेता क्या है वो? इनपुट। इनपुट लेगा, आउटपुट देगा, दैट्स ऑल। क्लियर है? ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो यहां पर जा रहा है, ये दोस्तों इसको एडिट कर लीजिएगा, या फिर मैं पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड करूंगा ना, तो इसमें ठीक करके इसको दे दूंगा, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन सी को लगाइएगा, सी को राइट लगाइए। आउटपुट देगा, ये आउटपुट प्रदान करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि आउटपुट प्रदान करेगा, ठीक है ना, आउटपुट देगा। और बेसिकली देखिए इंफॉर्मेशन भी गलत नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे आपको, दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। अब इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। कंप्यूटर क्या प्रदान करेगा, क्या प्रोवाइड करता है? तो सुनिए, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें आप कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है ना, टाइप कर रहे हैं, जो आपने उसको कमांड दी है वो हैंड टू हैंड डिस्प्ले पर आपको दिखा देगा, उसको कन्वर्ट करके और डिस्प्ले पर आपको दिखा देगा। तो जो डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं वह इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो एक तरह से कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। लेकिन अगर आपने कोई साउंड, अगर आपको कोई साउंड चाहिए या कुछ डेटा जो है हार्ड शीट पर चाहिए, हार्ड फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो उसके लिए किसकी जरूरत लगेगी? अगर आपको कुछ डेटा चाहिए हार्ड फॉर्मेट में, तो उसके लिए आपको जो है प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट होने के बाद में कंप्यूटर से कमांड दी जाएगी, तब प्रिंटर उसका प्रिंट आउट निकाल कर देगा, जिसे हम आउटपुट कहेंगे। या कोई प्ले सॉन्ग है, आपने कंप्यूटर पर प्ले किया, तो जब तक आप उसमें स्पीकर अटैच नहीं करोगे तब तक वो सॉन्ग की आवाज नहीं आएगी। तो आपने कमांड दी कंप्यूटर में, और जो साउंड है वो स्पीकर से आ रहा है, तो वो स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है वो आपको क्या कहलाएगी? वो डेटा कहलाएगा, ठीक है ना, वो डेटा कहलाएगा। तो यहां पर जो आउटपुट है ना, साउंड से और प्रिंटर से जो आउटपुट प्रदान हुआ है, तो अन्य डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद में जो प्राप्त किया जाता है वो आउटपुट कहलाएगा। कंप्यूटर पर हैंड टू हैंड जो हमें प्राप्त होती है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके इस प्रश्न के सही हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन फॉर्म ऑफ। तो कंप्यूटर जिस डेटा को एक्सेप्ट करता है वो किस रूप में एक्सेप्ट करता है? हिंदी में है कि कंप्यूटर द्वारा डाटा को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? किस रूप में? बाइनरी रूप में, डेसिमल रूप में, ऑक्टल या नॉन रूप में। तो आपने शायद कभी बाइनरी का नाम सुना होगा, या 10th क्लास में मैथ्स आपने पढ़ा होगा तो शायद ध्यान दिया होगा कि 0 और 1 ये 2 अंकों का एक बाइनरी कोड होता है, जिससे संपूर्ण संख्या इसी के माध्यम से बनती है। और कंप्यूटर में यही लैंग्वेज चलती है, याद रखिएगा, बाइनरी चलता है, ठीक है ना। बाइनरी जिसमें क्या होता है? 0 और 1 होता है, और संपूर्ण जो अंक होते हैं वो सारे 0 और 1 के साथ ही लिखे जाते हैं। लाखों करोड़ों तक की काउंटिंग हो जाती है 0 और 1 के माध्यम से ही, ठीक है ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का एक प्रकार कौन कौन से? मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर या ऑल? पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए, बेसिकली 3 ऑप्शन आपको दिए गए, 3 में से कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन सा है? क्या मेन फ्रेम टाइप का कोई कंप्यूटर होता है? क्या माइक्रो टाइप का कोई कंप्यूटर होता है? क्या सुपर टाइप का कोई कंप्यूटर होता है? एग्जैक्टली तीनों ही टाइप के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी, और सुपर कंप्यूटर भी कंप्यूटर के प्रकार है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसे आजकल हम आप जैसे लोग जो है पर्सनली जो यूज करते हैं, उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? पर्सनल कंप्यूटर के नाम से, लैपटॉप के नाम से, टैबलेट या नन? तो जब कंप्यूटर की बात आती है दोस्तों, तो उसमें लैपटॉप उसका राइट आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, नहीं होगा, क्योंकि डेस्कटॉप अलग होता है जिसमें सीपीयू होगा, मॉनिटर होगा, ठीक है ना, माउस कीबोर्ड अलग से अटैच किए जाएंगे, वो डेस्कटॉप होता है। लैपटॉप तो आप सभी जानते हैं, भली बात है, डेस्कटॉप को भी आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन कभी दोनों को मर्ज मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग डिवाइस होती है। क्लियर है? काम भले से एक करें लेकिन डिवाइस अलग अलग होती है। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है दोस्तों, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर
हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल होता है, बोथ ए और बी दोनों होते हैं या कोई नहीं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों वो एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही हाइब्रिड कंप्यूटरों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं उनके बेसिक कंपोनेंट क्या है, मतलब आधारभूत तत्व क्या है? जो आज के जमाने के वर्तमान में जिस प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर आप देख रहे हैं उनका तत्व क्या है, आधारभूत तत्व क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, सीपीयू होता है, ये सभी होता है। तो एग्जैक्टली सभी होंगे भैया, क्योंकि इनपुट नहीं दोगे तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, ठीक है ना? और सीपीयू नहीं होगा तो सीपीयू तो उसका मस्तिष्क होता है ना, ब्रेन होता है कंप्यूटर का सीपीयू। तो सीपीयू में जब वो इनपुट जाएगा, प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर, तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। और अगर आउटपुट नहीं मिला तो वो कंप्यूटर ही किस काम का जो आपको आउटपुट ना दे, ठीक है ना? इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा स्पीड से इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि सेशन 30 क्वेश्चन मात्र डिस्कस करने हैं, तो उसमें इतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेब टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो वेब टेक्नोलॉजी होती है आपकी, जो वेब टेक्नोलॉजी होती है उसको वर्गीकृत करना है तो किस किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब वेब टेक्नोलॉजी को हम किस किस रूप में भी जानते हैं, किस किस प्रकारों में जानते हैं? www, जब भी आपने कभी इंटरनेट सर्च किया होगा, वेब ब्राउजर चलाया होगा, तो वहां पर आपने इस www से आप भली भांति परिचित होंगे। कोई जब भी कोई वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, www से ही वो वेबसाइट स्टार्ट होती है। चलिए तो www सर्वर या ब्राउजर या फिर ऑल, तो वेब टेक्नोलॉजी के ये तीनों ही प्रकार कहे जा सकते हैं, तीनों ही प्रकार कहे जा सकते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, www स्टैंड फॉर, क्या मतलब है www का? www का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड या वाइड वेब वर्ल्ड या नन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूल यूज्ड टू लुक द वेब पेज इज, वेब पेज को देखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? जब आप वेब पेज देखते हैं, मतलब जब यार इंटरनेट को आपको ओपन करना होता है तो कौन से पेज को खोलना होता है? क्या खोलते हैं आप लोग? जब आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में जब भी आपको इंटरनेट चलाना होता है तो कौन से पेज को खोलते हो आप लोग? वेब ब्राउजर को खोलते हो। सिंपल सी कहानी है, वेब ब्राउजर वो क्रोम भी हो सकता है, मोज़िला भी हो सकता है, ठीक है ना? ब्राउजर सिंपल नेट ब्राउजर भी हो सकता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। तो जो आपकी वेब टेक्नोलॉजी है इसका महत्व पूछा गया है, किस कारण? ग्लोबल रिसर्च रीच के कारण इसका महत्व है। किसका? वेब टेक्नोलॉजी का, मतलब इंटरनेट का। इंटरनेट का महत्व क्यों है? ग्लोबल रीच के कारण। क्या इस इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ चुका है इंटरनेट, इसके लिए इसका महत्व है? या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए इसका महत्व है? या ऑप्शन सी कहता है बोथ, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट? या फिर ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी वेब टेक्नोलॉजी है, इस वेब टेक्नोलॉजी ने आपको ग्लोबल रीच तो दी ही दी है, साथ ही साथ में एक बिजनेस के लिए बहुत शानदार टूल्स इसने प्रोवाइड किया है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना? नंबर ऑफ कंपनीज को, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, नंबर ऑफ सर्विसेज को आप क्या कर सकते हैं? कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए वहां पर जाकर के आप कॉस्ट को इफेक्टिव कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चॉइस फॉर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कौन सा साइबर सिक्योरिटी संरचना का विकल्प होता है? साइबर सिक्योरिटी का विकल्प आपसे पूछा गया है, संरचना का विकल्प पूछा गया। क्या? लिंक, नो लिंक, दोनों, या कोई नहीं? दोनों होगा, ठीक है ना? तो वेब टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की संरचना का विकल्प, साइबर सिक्योरिटी की संरचना का विकल्प, तो इसका लिंक और नो लिंक, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दोनों ही इसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर इज यूज टू एक्सेस, वेब ब्राउजर का उपयोग किसके माध्यम से एक्सेस करने के लिए, किसके लिए एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो जो वेब ब्राउजर होता है, अरे सिंपल भाषा में इसको कहें तो वेब ब्राउजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वेब पेज को खोलने के लिए, एनिमेशन के लिए, टेक्स्ट के लिए, नन के लिए। तो यार वेब ब्राउजर का सिंपल सी बात है, वेब पेज को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, या इसका पर काम करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए वेब पेज का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ www? इसके फीचर पूछे गए हैं आपसे, www के फीचर क्या क्या है? क्या फीचर हो सकते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है ये, या डिस्ट्रीब्यूटेड इसकी विशेषता है या फीचर से है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस। जो आपका www है, जो आपको एक विशेष एड्रेस पर पहुंचाता है ना, एक विशेष एड्रेस पर पहुंचाता है, एक वेबसाइट पर तक पहुंचाता है, उसका काम ही है क्रॉस प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड और हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सभी सुविधाएं आपको प्रदान करता है और यही इसकी परम विशेषताएं भी हो सकती है या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ वेब? वेब का या वेब के तत्व पूछे गए हैं आप लोगों से, कंपोनेंट पूछे गए हैं। बेस्ट कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? URL, HTTP, HTML या ऑल? अब मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं, BA थर्ड ईयर में हो आप लोग, तो URL, HTTP और HTML, माफ कीजिएगा HTML, इन तीनों से ही आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि URL जो एक आपका एक एड्रेस होता है, सॉरी नहीं बताऊंगा अभी मैं आपको एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्या पूछा गया है? वेब के कंपोनेंट पूछे गए, तो वेब के कंपोनेंट तीनों ही हैं, URL, HTTP और HTML। अब मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी उम्मीद आप लोगों को जता सकता हूं और चाहता भी हूं कि आप लोग मुझे इन तीनों के फुल फॉर्म बताएंगे, और डायरेक्टली किसी किताब में देख करके नहीं, बल्कि गूगल पर सर्च मार करके बताएंगे, और साथ ही साथ में इसका अर्थ भी पढ़ेंगे कि URL क्या होता है। सिंपल से है ना, मैं पूरा कोई थ्योरी नहीं पूछ रहा हूं आप लोगों से, सिर्फ सिंपल से URL के बारे में पता कर लीजिए, एक्चुअल में URL क्या है, HTTP क्या है और HTML क्या है, इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इनका मतलब पता कर लीजिए। और सर आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप कमेंट करने में सक्षम हैं, कमेंट करना आता है, टाइप करना आता है, तो कृपया करके इनका फुल फॉर्म मुझे टाइप करके बता दीजिएगा। जरूर नहीं अभी बताएंगे, आप आराम से सर्च करने के बाद में रिसर्च कर लीजिए, इन तीनों पर अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद में आप मुझे टाइप करके बताइएगा कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं इसलिए इस पर इतना ज्यादा फोकस किया है कि ये क्वेश्चन 100% मैं आपको बता रहा हूं, 100% ये क्वेश्चन 2024, 25 और 26 ये 3 ईयर में, क्योंकि पिछले साल की मेरी रिसर्च बोलती है कि अगले 3 सालों तक ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। नेक्स्ट, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, MCQ पढ़ने में टाइम कितना लगता है, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट विच हेल्प टू डिस्क्राइब वाइड वेराइटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज, पूछा गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को विश्लेषित करने के लिए किसकी मदद ली जाती है? किसको? जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है आपकी, उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को विश्लेषित करने के लिए, वेराइटी या डिस्क्राइब करने के लिए, आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए किसकी मदद ली जाती है? साइबर स्पेस की, साइबर क्राइम की, साइबर कैफे की, या किसी की नहीं, तो साइबर स्पेस की मदद ली जाती है, ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया जा सके, विश्लेषित किया जा सके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर स्पेस इज अ वेब कंसिस्टिंग ऑफ, साइबर स्पेस वह वेब है जिसमें शामिल होता है व्हाट? क्वेश्चन मार्क। कंप्यूटर शामिल होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल होता है, दोनों शामिल होते हैं या कोई नहीं? तो एग्जैक्टली दोनों ही शामिल होते हैं। वेब कंसिस्टिंग है ना, तो वेब में क्या क्या शामिल होगा? वेब स्पेस में क्या शामिल होगा? कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क की भी आवश्यकता होगी। साइबर स्पेस इज द स्पेस, साइबर स्पेस किस प्रकार का स्पेस है? डायनेमिक है, वर्चुअल है, दोनों है या कोई नहीं? तो एग्जैक्टली दोनों है। एक साइबर स्पेस जो है दोस्तों, डायनेमिक और वर्चुअल दोनों ही प्रकार का स्पेस साइबर स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर स्पेस इज द डिजिटल मीडियम
या फिजिकल स्पेस या दोनों या कोई नहीं तो डिजिटल स्पेस ओनली। फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस। साइबर स्पेस क्या होता है? डिजिटल मीडियम होता है, डिजिटल मीडियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, साइबर स्पेस हैज, साइबर स्पेस में क्या होता है? फिक्स्ड कंटोर होता है या नो फिक्स्ड शेप होता है या फिक्स्ड शेप होता है या कोई नहीं तो या साइबर स्पेस है जिसकी शुरुआत का तो पता है लेकिन अंत का कोई पता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो फिक्स्ड स्पेस, नो फिक्स्ड शेप। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है ना, कोई फिक्स शेप नहीं है, ये अनंत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट इज द शॉर्ट टर्म फॉर, इंटरनेट जो है शॉर्ट टर्म किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, लेन का, मेन का या ओल का? याद रहे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। इंटरनेट जो शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट टर्म है, किसकी शॉर्ट टर्म है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय, इंटरनेट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बॉब कैन के द्वारा, विंटकर्फ के द्वारा, दोनों के ही द्वारा? तो एग्जैक्टली दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, इंटरनेट वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंटरनेट के प्रयोग का परिणाम है, इंटरनेट के प्रयोग का परिणाम है। जो इंटरनेट है आपका, ये किसके प्रयोग का परिणाम है? इस प्रश्न को अगर मैं साधारण भाषा में बात समझाऊं, बताऊं आप लोगों को, तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई है। जिस इंटरनेट को आज आप देख रहे हैं छोटी छोटी मोबाइल डिवाइसों में भी, वह इंटरनेट कब शुरू हुआ था, किसकी मदद से शुरू हुआ था? अपर्नेट की वजह से, अर्पनेट की सहायता से, नेटवर्क के सहायता से, टोपोलॉजी या फिर इन सभी के माध्यम से? तो याद रहे दोस्तों, अर्पनेट जो है इसे अलग अलग लोग अलग अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन अर्पनेट इसको सिंपल वर्डों में भी यूज किया सकता है। एक्चुअल में ये एक कंपनी संस्था है, एक नेटवर्क था, ये इंटरनेट था। इसको सिंपल शब्दों में बस इतना सा याद रखिएगा, ये अमेरिका में बनाया गया दुनिया का पहला इंटरनेट था। हालांकि इतना इफेक्टिव नहीं था जितना आज है, लेकिन हां दुनिया का पहला इंटरनेट था। क्लियर है? कौन? अर्पनेट। और इसी की प्रेरणा से ही आज का ये इंटरनेट चल रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वॉज पॉपुलर इन, तो जो इंटरनेट है आपका ये पॉपुलर कब हुआ? ऐसे याद रखिएगा 1990 के आसपास से ये पॉपुलर होना प्रारंभ हो चुका था, ठीक है ना। 1990, तो देखिए दो में से किसी को भी आप टिक लगा सकते हैं, किसी को भी टिक लगा सकते हैं, दोनों में दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन जब 1990 दिया हुआ है तो इसी को टिक लगाएंगे ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का एप्लीकेशन होता है? डेटा शेयरिंग, कम्युनिकेशन, सर्चिंग या ऑल? ठीक है, तो पूछा ही गया था कि इंटरनेट जो एप्लीकेशन है इसका काम क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो डेटा शेयरिंग करना इंटरनेट का काम है। आप इंटरनेट के माध्यम से फर्स्ट से डेटा शेयर कर देते हैं, क्लास को शेयर करते हैं, पीडीएफ शेयर करते हैं, कई प्रकार की सामग्री को आप शेयर करते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ में। कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर आप लोग जो कम्युनिकेशन बनाते हो, जैसे अभी यूट्यूब पर आप कम्युनिकेशन बना रहे हैं। सर्चिंग, ठीक है, सर्च भी आप लोग करते हो, सर्चिंग इंजन कहलाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट के सभी कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसओसी का मतलब क्या है? इंटरनेट सोसाइटी है, इंटरनेट देखिए इंट्रानेट, ये स्पेलिंग पर फोकस कीजिएगा, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, जरा सी गलती आपको आपके नंबर कटवा सकती है, ठीक है। ये है इंटरनेट सोसाइटी या इंट्रानेट सोसाइटी या इंटरनेट सोशल या नन। तो जो आईएसओसी है ये इंटरनेट सोसाइटी है। जितनी भी इंटरनेट की जितनी भी गतिविधियां होती है इसी के अंडर में होती है। गूगल पर एक बार इसको रिसर्च जरूर कीजिएगा, एक बार जरूर सर्च मारिएगा, ठीक है, आईएसओसी को, इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा, इसका फुल फॉर्म भी पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आईएसओसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग, तो ये जो आईएसओसी है ये किसके लिए जवाबदार होता है? इंटरनेट स्टैंडर्ड्स के लिए, एजुकेशन पॉलिसी के लिए, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, या सभी के लिए? तो ये सभी के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी सभी जितनी भी सुविधाएं होंगी उन सारी सुविधाओं की जवाबदारी कौन लेगा? जो इंटरनेट को हैंडल कर रहा होगा। और कौन करता है इंटरनेट को हैंडल? आईएसओसी, ठीक है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंटरनेट गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट गवर्नेंस में कौन सा सिस्टम शामिल होता है, लॉस का, रूल्स का, पॉलिसी का या सभी का? तो एग्जैक्टली सभी का। जो भी इंटरनेट गवर्नेंस है, इस इंटरनेट गवर्नेंस में लॉस भी शामिल होते हैं, वहीं रूल्स, जहां लॉ होता है वहां रूल भी होंगे, वहां पॉलिसी भी होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, यहां तक आपको कोई अगर डाउट जा रहा हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसका भी रिप्लाई कर सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा, ये सेशन जो है मैं कोशिश करूंगा पूरा कि अभी एग्जाम से पहले पहले तक आपका ये सीरीज आपकी पूरी तरह कंप्लीट करवा दूं। नेक्स्ट सेशन में मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जिस भी टॉपिक से हम लेकर के आएंगे, बस यह याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे नए कुछ प्रश्नों के साथ में, और इसी तरह से सीरीज को हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।